Very good morning, my dear students. BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी के क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने रिकम्बिनेंट डीएनए भाग 1, भाग 2 तथा भाग 3 में रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था। आज जो है रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक के भाग 4 में, भाग 4 में हम पढ़ेंगे वाहक के बारे में, वेक्टर के बारे में, जिसके द्वारा क्या होता है, जीन का वहन होता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और किस प्रकार के जीन के वाहक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको मैं पुनः याद दिला दूं को रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में जिन एंजाइम का उपयोग किया जाता है वह कौन कौन से होते हैं, उपयोग में आने वाले एंजाइम, आने वाले एंजाइम, एंजाइम प्रश्न पूछा जाता है कि रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग में आने वाले कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग में लाए जाने वाले एंजाइम निम्न प्रकार के हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, इंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। जो दूसरा एंजाइम होता है वह होता है लाइगेज, लाइगेज। तीसरा एंजाइम होता है पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। जो चौथा एंजाइम है वह है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो मुख्य जो एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यह क्या करता है, डीएनए का पाचन करता है, डीएनए का पाचन, डीएनए को खंड में, टुकड़े टुकड़ों में तोड़ता है। लाइगेज डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, को जोड़ता है। जोड़ता है। डीएनए पॉलीमरेज बहुलीकरण करता है, डीएनए के निर्माण में
न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? बहुलीकरण होता है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे छोटे अणु जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, यह एंजाइम जो है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, फॉस्फेट ग्रुप को हटाता है। फॉस्फेट समूह जिसको हम PO4 3- फॉस्फेट समूह को हटाता है। फॉस्फेट समूह को हटाता है। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग में लाए जाते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि डीएनए को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, और पृथक करने के पश्चात इस डीएनए को या जीन को प्लाज्मिड के साथ क्या होता है? जोड़ा जाता है, और यह प्लाज्मिड जो है जीन वाहक का कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कि जीन के वाहक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो सर्वमान्य जो है सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला जो प्लाज्मिड है, जो जीन का वाहक होता है PBR 322, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वह जीन का वाहक होता है। हिंद थर्ड, एक बार आई है, हिंद थर्ड है, और ये जो क्षेत्र है वह है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का, इसको AMP सो यह जो संरचना है वह PBR 322 की है। PBR 322 की संरचना जीन वाहक की संरचना। अब हम जीन वाहक की बात करें तो जीन वाहक का कार्य होता है जीन का वहन करना। जो हमने वांछित जीन, अपने चॉइस का जीन जिसको पृथक किया है, उसको हमको बहुत संख्या में उसकी कॉपी चाहिए, उसके उत्पाद चाहिए। तो डीएनए को पृथक करने के बाद उस डीएनए को जीन के वाहक से जोड़ा जाता है, और यह जीन के वाहक के साथ संलग्नित होकर मेजबान कोशिका या होस्ट सेल में क्या होता है? प्रवेश करता है। तो हम अगर जीन के वाहक देखें, जिसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जीन वाहक
जिसे हम क्या कहते हैं, जीन वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर भी कहा जाता है। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जीन वाहक का कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जीन का वहन करना, जीन का वहन करना, जीन का वहन करना। तो जीन वाहक जो होते हैं यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। वाहक के प्रकार, जीन वाहक के प्रकार। तो जीन वाहक के प्रकार में पहला होता है प्लाज्मिड। पहला क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो जीवाणु में उपस्थित होने वाला अतिरिक्त गुणसूत्र का अनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र के अलावा जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल जीवाणु में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और जो दूसरे प्रकार का जीन का वाहक होता है वह होता है जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी। तो जीवाणुभोजी वैसा जीवाणु जो विषाणु या वायरस के द्वारा, जो विषाणु या वायरस के द्वारा संक्रमित किया जाता है, के द्वारा संक्रमित किया जाता है। उन्हें बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। इस जीवाणुभोजी को बैक्टीरियोफाज भी कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज सो वैसा जीवाणु जो विषाणु के द्वारा संक्रमित किया जाता है। तो उस प्रकार के वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं। सो दोनों प्रकार के जो पदार्थ जो हैं प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी दोनों उत्तम क्वालिटी के जीन के वाहक होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जीन का वहन होता है। तो हमने PBR322 जीन वाहक की संरचना बनाई है जो क्या है, प्लाज्मिड है। क्या है, एक प्रकार का प्लाज्मिड है। और अब याद रखें कि PBR322 जो जीन का वाहक है, प्लाज्मिड है, ये किसी एक जीवाणु से नहीं लिया गया है, ये अनेक स्रोतों से, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इनके स्रोत क्या होते हैं, इनके स्रोत भिन्न होते हैं, स्रोत विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये किसी एक जीवाणु का प्लाज्मिड नहीं है, यह अनेक प्रकार के जीवाणुओं से संरचना को पृथक कर बनाया गया है। तो आइए हम थोड़ी सी इसकी संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। आपका जो पहला यहाँ जो क्षेत्र है ओरी रीजन जो मैंने बताया है, ORI, तो आपका जो अगर जीन का वाहक होगा प्लाज्मिड तो उसमें क्या होना चाहिए, ओरी होना चाहिए। और ओरी क्या होता है, ऑरिजिन ऑफ
रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर इस क्षेत्र के साथ कोई डीएनए संलग्नित होता है या जुड़ता है तो उसमें क्या होती है, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। उनकी प्रतिकृति क्या होती है, बनती है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो पहला जो है ये क्या होता है, रेप्लिकेशन का स्थल है। रेप्लिकेशन का आरंभ स्थल, आरंभ स्थल। इसके बाद जो क्षेत्र आता है आरओपी, जिसे रोप रीजन कहा जाता है, यह डीएनए की अनेक प्रतिलिपि बनाने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए इसकी संरचना में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन उपस्थित हैं। वो कौन से हैं, आपके टेट हैं और एम्पिसिलिन हैं। इन्हें जो है सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में, पहचान युक्त मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका जीन जो है इस प्लाज्मी के साथ सक्सेसफुली या सफलतापूर्वक जुड़ गया है या नहीं जुड़ा है, इसको सुनिश्चित करने के लिए इन्हें मार्कर के रूप में यूज किया जाता है। तो टेट और एएमपी जो क्षेत्र हैं आपके PBR 322 में, वह क्या है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। तो प्रतिजैविक जीन कौन कौन से हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, प्रतिरोधी जीन। इसमें पहला है आपका एएमपी। एम्पिसिलिन आपका क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आपका एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोइम्फेनिकोल हो गया, सल्फोनामाइड्स होता है। सो अनेक प्रकार के प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं। तो एमपी जो है ये क्या होगा, एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन। एमपी क्षेत्र किसको निर्देशित करता है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी क्षेत्र। और जो दूसरा जो होता है वह होता है टेट। क्या होता है, टेट। अब ये टेट क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, जो एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होता है। अब देखिए यहाँ आपके रेस्ट्रिक्शन साइट है। रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन स्थल वैसे स्थल को कहा जाता है जहाँ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को क्या करता है, खंडित करता है। तो साल1 भी क्या है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। BAM-H भी क्या है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बेसिलस एमाइलोफेसियंस, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। आपके यहाँ जो EcoRI है वो भी क्या है आपका, EcoRI, ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यहाँ HIM3 है आपका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और यहाँ PBU2 है और यहाँ आपका PST तथा PBU1 यहाँ दो आपके और रेस्ट्रिक्शन स्थल हैं। तो रेस्ट्रिक्शन स्थल कौन कौन से हो गए, PBU2 हो गया, नहीं आपका साल1 BAM-HI, आपका HIM3 है, EcoRI है, और यहाँ आपका PST और PBU1। तो सारे क्या हो गए, रेस्ट्रिक्शन स्थल हो गए। तो रेस्ट्रिक्शन स्थल पर आपको जो है डीएनए का जो आपने खंडित किया है, जो पृथक किया है, उसको जोड़ा जाता है और
इसके साथ क्या होती है, आपका डीएनए जो है वो क्या होता है, संलग्नित हो जाता है, और वैसे डीएनए को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो जब आप अपने वांछित जीन को, वांछित डीएनए को, प्लाज्मिड को काट के वहाँ जोड़ते हैं लाइगेज की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन से काटते हैं और लाइगेज एंजाइम से जोड़ते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम मेजबान कोशिका या जीवाणु में स्थानांतरित कर देते हैं, उस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।